मुस्कुराते, न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हंसती कमाली न होता। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हस्ती कमाली न होता। अगर बाग हस्ती कमाली न होता, अगर बाग हस्ती कमाली न होता। न कलियां ही खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग हस्ती कमाली न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ज़मी आसमां चांद तारे न होते, ज़मी आसमां चांद तारे न होते, ये दुनिया के रंगी नजारे न होते। ये दुनिया के रंगी नजारे न होते, न गूंचे चटकते न गुल मुस्कुराते, न गुंजे चटकते न गुल मुस्कुराते, न पंछी वहदत के नगमे सुनाते, न पंछी वहदत के नगमे सुनाते, न गुलशन में आती ये रंगी बहारें, न गुलशन में आती ये रंगी बहारें। बरसती न रहमत की रिमझिम फुआरे, गुलों में ये रंगे जमाली न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। फैले मोहम्मद ये दुनिया बनी है, फैले मोहम्मद ये दुनिया बनी है, इन्हीं के कदम से ये धरती सजी है। इन्हीं के कदम से ये धरती सजी है। पहाड़ों समंदर ये गुलशन ये सहरा, पहाड़ों समंदर ये गुलशन ये सहरा, ये दिन रात ये सुबह शामो सवेरा, ये दिन रात ये सुबह शाम सवेरा। न आगाज होता न अंजाम होता, न आगाज होता न अंजाम होता, न कुरान का जारी फरमान होता, निशा तक भी दुनिया का बाकी न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता।
तख्लीक होती, कहाँ फिर ये खिलफत की तख्लीक होती, कहाँ फिर सदाकत की तस्दीक होती, कहाँ फिर सदाकत की तस्दीक होती। ये आदम का पुतला बनाया न होता, ये आदम का पुतला बनाया न होता, नबी कोई दुनिया में आया न होता, नबी कोई दुनिया में आया न होता। न याकूब यूसुफ न ईसा न मूसा, न याकूब यूसुफ न ईसा न मूसा, न दाऊद यहया न नूह न ज़िकरिया, नबूवत का ये सिलसिला ही न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। न अल्लाह अकबर की आती सदाएं, 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 हक 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 कभी खत्म होता ना दौरे जहालत, कभी खत्म होता न दौरे जहालत, बदलती न हरगिज ज़माने की हालत, बदलती न हरगिज़ ज़माने की हालत, न काबे में होती अज़ाने बिलाली, न काबे में होती अज़ाने बिलाली, बुतों से कभी काबा होता न खाली, न अल्लाह अकबर की आती सदाएं, न अल्लाह अकबर की आती सदाएं, न अल्लाह अकबर की आती सदाएं। अगर नूर हक का वो साथी न होता, अगर नूर हक का वो साथी न होता, खुदा का कोई भी पुजारी न होता, न अल्लाह अकबर की आती सदाएं, न अल्लाह अकबर की आती सदाएं, न बंदों की मकबूल होती दुआएं, न बंदों की मकबूल होती दुआएं, न आईन आते न कुरान आता, न आईन आते न कुरान आता, न उम्मत की बख्शिश का सामान आता, न उम्मत की बख्शिश का सामान आता, न घर घर में कुरान की होती तिलावत, न घर घर में कुरान की होती तिलावत, न अल्लाह की कोई करता इबादत, कहीं पर भी जिक्र इलाही न होता। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता।
खुदा जाने क्या होता महशर में अनवर, खुदा जाने क्या होता महशर में अनवर, न आते जहां में जो मौला के दिलबर, न आते जहां में जो मौला के दिलबर, गुनहगार देते तब किसकी दुहाई, गुनहगार देते तब किसकी दुहाई, न मिलती कभी आसियों को रिहाई, न मिलती कभी आसियों को रिहाई, खताओं पे आसी बहुत गिड़गिड़ाते, खताओं पे आसी बहुत गिड़गिड़ाते, अताबे इलाही से पर बच न पाते, खुदा बख्श देने को राजी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, 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 नबी की जो जलवा नुमाई न होती, 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 खुदा की कसम ये खुदाई न होती, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, 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 ये सब है मेरे कमली वाले का जमाने में हर संत रहता अंधेरा, ज़माने में हर संत रहता अंधेरा, ज़माने में हर संत रहता अंधेरा, सदा रहता तारीकियों का बसेरा, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, अगर पैदा मौला के दिलबर न होते, अगर पैदा मौला के दिल पर न होते, ये मेहराब मिंबर मुनव्वर न होते, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, 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 ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हमारी जो टैक्सी वगैरह होती है और वो कैसे पास होती है और क्या उसका प्रोसेस है, ये सब मैं आपसे शेयर करूँगा आज। तो हमने 2 साल पहले नई गाड़ी ली थी टैक्सी, तो अब उसका टाइम हो गया है फिटनेस का, क्योंकि हर 2 साल में नई गाड़ी की फ़िटनेस होती है। और जो गाड़ियाँ टैक्सी की ओल्ड हो जाती हैं उनकी फ़िटनेस की वैलिड सिर्फ 1 ईयर की देते हैं अथॉरिटी वाले। तो अगर आपकी गाड़ी न्यू है तो आपको 2 साल की फ़िटनेस मिलेगी, कुछ सालों तक, तकरीबन 5 सालों तक। फिर 5 साल के बाद आपको हर साल फ़िटनेस करानी पड़ेगी। 5 साल तक सिर्फ 2 साल तक करानी है, 5 साल बाद हर साल होगी, क्योंकि गाड़ी की लाइफ 5 साल बाद थोड़ी कम हो जाती है, और थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है।
और उसकी हालत भी थोड़ी वो हो जाती है। तो इस वजह से इस बात को ध्यान रखते हुए 2 साल का टाइम नहीं देते हुए 1 साल का टाइम देते हैं अथॉरिटी वाले, ताकि जो भी मेंटेनेंस है वो साल के साल अपनी गाड़ी की होती रहे। तो हमारी गाड़ी का फ़िटनेस का टाइम हो गया था और हम फिटनेस कराने के लिए गए थे अथॉरिटी में। तो उसका प्रोसेस ये है, आपके एक तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक्चुअली आप जब न्यू गाड़ी लेते हो शोरूम से तो उसमें आपको कुछ पेपर मिलते हैं और जो मेन पेपर हैं वो नहीं मिलते, ठीक है। मेन पेपर जैसे कि आपको PUCC नहीं मिलेगा, आपको मीटर का पेपर नहीं मिलेगा, आपको पैनिक बटन का पेपर नहीं मिलेगा और दो चार पेपर हो रहे हैं आपको वो नहीं मिलेंगे। तो उसका ये हिसाब है अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो। ठीक है, हमें कुछ पेपर मिले थे, कुछ नहीं मिले थे। बिलिंग वगैरह में मिली थी इसकी, लेकिन बिलिंग वगैरह काम में नहीं आती अथॉरिटी में। अथॉरिटी में चलते हैं गाड़ी के पेपर। गाड़ी के पेपर से ये हो गया आपका, एक तो इंश्योरेंस का पेपर हो गया, एक PUCC का पेपर हो गया 2, एक आपका मीटर का पेपर हो गया 3, एक आपका पैनिक बटन का पेपर हो गया 4, ठीक है। एक आपका टैक्स हो गया 5, एक आपकी फ़ीस कटेगी उसका पेपर हो गया 6 और 1-2 पेपर और हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि मैं भी पहली बार ही फ़िटनेस करवा रहा हूँ। और आई थिंक CNG वगैरह का भी पेपर होता है कोई शायद, उसके बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं है इतनी, तो अभी मैं पास करवा रहा था तो मेरे सामने यही 7-8 पेपर ही आए थे अभी। वो हो सकता है 1-2 पेपर और आए हैं मेरी जानने में, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 पेपर और आएंगे, यानी कि 9 से 10 पेपर आपको गाड़ी के वैलिड दिखाने हैं अथॉरिटी में। उसके बाद गाड़ी आपकी पास होगी और फिर आपको टाइम मिलेगा 1 साल का, 2 साल का, जो भी फिटनेस का टाइम मिलता है वो टाइम आपको मिल जाएगा। फिर आप इतना टाइम चलाओगे, फिर उसके बाद पास होगी। अच्छा, प्रोसेस क्या है फिटनेस का मैं आपको ये बता देता हूँ। एक तो आपकी गाड़ी बिल्कुल विदाउट स्क्रैच होनी चाहिए, उसमें डेंट नहीं होना चाहिए और उसका पेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आप डेंटिंग पेंटिंग करवा के जाएंगे अपनी गाड़ी में, जो भी कमी पेशी होगी वो आप पूरी करेंगे उसको, क्योंकि गाड़ी टैक्सी है। क्योंकि प्राइवेट गाड़ी अक्सर गाइस ऐसा होता है, प्राइवेट गाड़ी जो होती है वो बहुत कम यूज़ होती है। तो अक्सर आप रोड पे भी देखते होंगे कि टैक्सी कैसी हो रही हैं, इधर से स्क्रैच लगी हुई है, इधर से उसका बम्पर निकला हुआ है, इधर से इसकी डिग्गी पे डेंट पड़े हुए हैं, आगे से बोनट ख़राब हुआ है, मतलब बिल्कुल झुरझुरी हालत में होती हैं टैक्सियाँ। अक्सर हम सब ने देखा ही होगा, मैं भी देखता हूँ, आप सब भी देखते होंगे। और हम बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग अफसोस भी करते हैं, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि टैक्सी की इतनी खस्ता हालत क्यों होती है। रोड पे जो गाड़ी चल रही है इस टाइम सबसे ज़्यादा भाई ऑटो चलती हैं, ठीक है, हम सब ने देखा ही है। सबसे ज़्यादा टैक्सी चलती है, तो इस वजह से उनकी ऐसी हालत होती है। हमारे घरों में जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं वो कभी कभी निकलती हैं, जैसे कभी कोई फंक्शन हो गया, पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ फंक्शन हो गया तो गाड़ी निकल जाएगी। कहीं हमें लंबा टूर पे जाना है तो गाड़ी निकल जाएगी, अदरवाइज़ वो पार्किंग में खड़ी रहेगी, ठीक है। कहीं हमें कुछ शॉपिंग करने जाना है, किसी मार्केट जाना है तो हमारी गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। तो उसी टाइम ये गाड़ियाँ निकलती हैं, हमारी जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, और जो हमारा काम होता है वो पूरा करके हम वापसी इसको पार्किंग में खड़ा कर देते हैं, ठीक है। उसको हम यूज़ ही नहीं करते। मुश्किल से अगर हफ्ते की देखा जाए तो शायद मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर भी हफ्ते में नहीं चलती होगी। अगर हफ्ते में निकल गई तो ये भी 2-3 चक्कर के बता रहा हूँ, 50 किलोमीटर आपको। और बहुत सारे लोग डेली यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही चलाते नहीं हैं, सब चलाते भी हैं, नहीं भी चलाते, सभी तरह के लोग हैं। लेकिन भाई टैक्सी की जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, टैक्सी 1000 किलोमीटर भी रोड डेली चलती है, 500 किलोमीटर भी चलती है, और 250 से 300 किलोमीटर तो डेली टैक्सी को चलना ही चलना है। ड्राइवर चलाएगा इतनी तब जाके वो अपनी टैक्सी के खर्चे निकालेगा, अपने पेपरों के खर्चे निकालेगा, गाड़ी की मेंटेनेंस के पैसे निकालेगा और अपने घर के खर्चे के पैसे निकालेगा। जैसे गाड़ी की EMI वगैरह होगा, इसको वो भी निकालनी है इसमें, ठीक है। तो उसको 250-300 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलानी ही चलानी है किसी भी हाल में, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो, वो बीमार हो,
और कुछ परेशानी में हो या कुछ भी हो, उसको चलानी है इतनी गाड़ी, ठीक है ना। तो उसका ये हिसाब है। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आपका टैक्सी लेने का इरादा बन रहा है और टैक्सी आप लेना चाहते हो, तो टैक्सी का हिसाब ये है, अगर आप लंबा टूर पे, जैसे लंबे टूर पे आप अगर जाना चाह रहे हो तो आप ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लो, ठीक है। क्योंकि आपको दिल्ली से बाहर भी जाना होगा, यूपी से बाहर, हरियाणा से बाहर, ये सब उत्तराखंड वगैरह जाना होगा, और यूपी भी बहुत बड़ा है, आपको वहाँ भी जाना होगा। तो इन सब जगहों पे आपका आना जाना लगा रहेगा। जैसे कि आपका मनाली वगैरह हो गया, उत्तराखंड, कश्मीर, ये सब जगह हो गई, तो यहाँ पे आपका आना जाना लगा रहेगा। उसके लिए आपको दिल्ली एनसीआर वाली गाड़ी में नुकसान होगा, क्योंकि उसमें टैक्स लेना पड़ेगा आपको बार बार, और आपको उसके लिए लेनी है ऑल इंडिया परमिट गाड़ी। अगर आप दिल्ली से हो तो मेरा सजेशन तो यही है कि आप दिल्ली नंबर लो गाड़ी का। अगर आप दिल्ली से हो तो, आप हरियाणा से हो तो आप हरियाणा नंबर ले लो, यूपी से हो तो यूपी नंबर ले लो। हालांकि बहुत सारे लोग टैक्सी में हरियाणा नंबर लेते हैं। एक्चुअली दिल्ली में क्या है, हर साल दिल्ली में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पोल्यूशंस वगैरह हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में बहुत सारी गाड़ियों की है ना, हर साल नो एंट्री हो जाती है कुछ ही दिनों के लिए। तो कुछ दिन के लिए भाई दिल्ली में गाड़ियों की नो एंट्री हो जाती है, जिससे गाड़ी वालों को, ओनरों को परेशानी होती है, वो काम नहीं कर पाते हैं बिल्कुल भी अपना। तो इस वजह से जिसका दिल्ली नंबर गाड़ी होगी वो तो भाई दिल्ली में काम आराम से कर सकता है। और जो हरियाणा या यूपी नंबर गाड़ी होगी, और हर साल जैसे कि होता ही है दिल्ली में कि गाड़ी की नो एंट्री है और दिल्ली की हमारी गाड़ी हमारे घर पे खड़ी हुई है, तो हम कैसे चलाएंगे उसको, क्योंकि उसकी तो दिल्ली में नो एंट्री है ना। फिर ट्रैफिक पुलिस वाले हमें रोक कर कहेंगे कि इसकी नो एंट्री है और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें हमारा चालान भी होगा। तो इस वजह से गाइस, अगर बिल्कुल सेफ़, फ्रेश माइंड, नो टेंशन आपको काम करना है, दिल्ली के हो, दिल्ली नंबर गाड़ी ले लो। आपको अगर लोकल चलना है गाइस, तो आप दिल्ली 1RT ले लो, दिल्ली एंड एनसीआर गाड़ी होती है वो, आप वो ले सकते हो। क्योंकि गाइस मुझे गाड़ी लेनी थी और मेरा कोई बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था टैक्सी लाइन में, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आर्टिगा गाड़ी ले लो, और मुझे भी यही लगता था, मुझे आर्टिगा गाड़ी लेनी चाहिए, और बहुत अच्छी गाड़ी है आर्टिगा, और वाकई में बहुत अच्छी गाड़ी है आर्टिगा, स्विफ्ट डिज़ायर, वैगनर, ये सभी अच्छी गाड़ियाँ हैं। और गाड़ियाँ गाइस सभी अच्छी होती हैं, सभी कंपनियों की सभी गाड़ियाँ अच्छी होती हैं। टाटा की भी गाड़ी अच्छी होती है, हर गाड़ी में कोई ना कोई खूबी होती है और क्वालिटी होती है, जब भी लोग लेते हैं। और सभी कंपनियों की गाड़ी को, मैं किसी कंपनी को भी बुरा नहीं कह रहा, सब कंपनियों की गाड़ी अच्छी होती हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। अगर मैंने मारुति की गाड़ी ले रखी है और किसी को, दूसरा मेरे पास बैठा है, उसको मारुति की गाड़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, उसको लेनी ही नहीं है, उसको फ्री में भी नहीं चलानी है, ठीक है, वो उसको दूसरी कंपनी पसंद है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। टैक्सी का गाइस ये है, मारुति की गाड़ी टैक्सी में आपको ज़्यादा यूँ मिलती है कि मारुति की जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल लो है, ज़ीरो मेंटेनेंस है, समझ लो। आप मार्केट से जाओ या सर्विस सेंटर में जाओ, आप इसके फ़िल्टर्स वगैरह 3-4 जो भी लगते हैं गाड़ी में वो ले लो, अच्छा वाला इंजन ऑयल ले लो, ठीक है, ऑयल फ़िल्टर्स वगैरह जो भी, एयर फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, केबिन फ़िल्टर जो भी होते हैं, और इंजन ऑयल ले लो आप, ब्रेक, शू ब्रेक, और आगे पीछे के डिस्क ब्रेक वगैरह ये सब ले लो। तो उसके बाद सर गाइस ये है, आपकी आराम से गाड़ी कहीं भी सर्विस हो जाएगी। आपको सर्विस सेंटर नहीं लेके जाना, आपको धक्के नहीं खाने, आपको वेट नहीं करना, 15 से 20 मिनट में आपकी गाड़ी सर्विस होकर आपके हाथ में आ जाएगी। आप वॉश करवाओ और आराम से गाड़ी चलाओ उसके बाद। तो मारुति की गाड़ी इसलिए ज़्यादा चलती हैं। टोयोटा की हमें टैक्सियाँ रोड पे यूँ दिखती हैं, इनोवा वगैरह, इनोवा क्रिस्टा बहुत ज़्यादा हैं रोड पे, ठीक है। मारुति की आपकी आर्टिगा, स्विफ्ट डिज़ायर और वैगनर हो गई, तो चलती हैं लोकल वगैरह और आउट स्टेशन में। इनोवा गाड़ी का हिसाब ये है, इनोवा गाड़ी चलती है लंबे टूर पर, और इनोवा का इंजन भाई, इनोवा गाड़ी का इंजन, टोयोटा का इंजन, सॉरी, टोयोटा गाड़ी का इंजन भाई, जो कि इनोवा भी चलती है टैक्सी में, वर्ल्ड बेस्ट इंजन है भाई। उसको आप 10 लाख किलोमीटर चला दो, इनोवा गाड़ी को, फॉर्च्यूनर को, ठीक है, 10 लाख किलोमीटर चला दो, आप उसमें एक समझ लो नट भी नहीं खुलवाओगे इंजन का, और वो बहुत अच्छी चलेगी आपकी गाड़ी।
इनोवा गाड़ी 10-10 लाख 8-8 लाख किलोमीटर चलती हैं वो इटियोस इनोवा ये सब लंबे लंबे टूर मारती हैं, वो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं। खैर फिर मुझे लोगों ने कहा कि मैं आर्टिगा ले लूँ, खैर मैंने आर्टिगा नहीं ली। और फिर मेरे पास एक ऑप्शन था स्विफ्ट डिज़ायर का, हालांकि मुझे वो लेनी चाहिए थी लेकिन मेरे पास इतने पैसे थे नहीं। तो मैंने सोचा कि मेरा फर्स्ट टाइम है और पहली बार है और मैं टैक्सी लाइन में अगर जुड़ रहा हूँ तो मैं बड़ी गाड़ी ना लेकर जुड़ूँ, बड़ी गाड़ी नहीं लूँ मैं, ठीक है। और वीडियो को मैं अभी बनाऊँगा दोबारा, ठीक है। ओके, थैंक यू। हमने अपनी गाड़ी पास करवाई, उसमें इतनी परेशानी हमें उठानी पड़ी क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि हमें 2 ही साल हुए अभी, उसमें हमें कुछ पता नहीं था। एक हमारे भाई मिल गए थे जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और खां साहब हमें मिल गए थे, खां साहब ने हमारा बहुत अच्छा काम करवाया और वो बहुत अच्छी आदत के हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। और उनके पास गाइस 10 मिनट के लिए भी अगर बंदा बैठ जाए तो 10 मिनट में कुछ ना कुछ सीख कर ही उठेगा उनसे। उनको बहुत अच्छी नॉलेज है सभी चीज़ों की और बहुत अच्छे से वो गाइड करते हैं, समझाते हैं। तो अगर हम उनके पास जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे तो हम कुछ ना कुछ उनसे सीख कर ही उठेंगे। तो उनसे लिटरली मैं बहुत काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी मैं उनसे मिला हाल ही में, फ़िलहाल उनसे मैंने ज़िक्र करा कि मेरी गाड़ी पासिंग होनी है, मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो गाइस यकीन करो मेरे साथ गए और वो रोज़े से भी थे, मैं भी रोज़े से हूँ और था। और हम गए अथॉरिटी गए और इधर उधर गए और गाड़ी डेंटर के पास भी गए, वहाँ हमने पता करा अलग अलग जगहों पर। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत करी और बिल्कुल इस तरीके से मेहनत करी कि कोई समझ लो अपनी गाड़ी के लिए जो होगा वो भी इतनी मेहनत नहीं करेगा। उन्होंने इस तरीके से मुझे मेहनत करी मेरे साथ। और भाई बहुत अच्छी आदत के हैं वो। और मैं अपने किसी यार दोस्त से, किसी अपने रिलेटिव से अगर ये बात कहता कि मुझे गाड़ी पास करानी है और इस तरीके से अभी आ जाओ बिल्कुल जस्ट, और जाना है बहुत सारी जगहों पर इधर उधर, तो भाई मेरे हिसाब से शायद ही कोई आता। और वैसे तो कोई नहीं आता क्योंकि आजकल सब भाई अपने अपने कामों में बिज़ी हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। किसी के लिए टाइम नहीं है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। तो भाई वो आए, मेरे साथ गए, सारा मेरा काम करवाया और अब भी मेरे साथ, अभी मैं उनके पास ही आया हुआ हूँ, कोर्ट के बाहर हूँ मैं। तो वो अंदर कोर्ट में ही गए तो किसी काम से अपने, तो फिर वो मेरे साथ जाएंगे दोबारा क्योंकि डेंटिंग पेंटिंग भी करानी है हमें अपनी गाड़ी की। और फिर हमें कुछ पेपर हैं वो कंप्लीट करवाने हैं, गाड़ी के मीटर वगैरह के पेपर लेने हैं और पैनिक बटन के पेपर लेने हैं। तो भाई उसमें ज़रा अथॉरिटी से आते हैं, उसमें साइन वगैरह होते हैं तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो इस वजह से वो पेपर हम आज लेंगे। और आज हम अपनी गाड़ी की, कल तो हमने अपनी गाड़ी में पैनिक बटन लगवा लिया था और अपॉइंटमेंट लेनी भी भाई बहुत ज़रूरी है। आपको फ़िटनेस जब आपका तारीख हो जाए उस टाइम आपकी गाड़ी फिटनेस नहीं होगी, उसमें आपकी पेनल्टियाँ लग जाएंगी बहुत ज़्यादा। जब आपकी गाड़ी गाइस फिटनेस का टाइम उसका 1 महीने का रह जाए, बिल्कुल पूरा 1 महीना रह जाए, उस टाइम आप अपनी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स देखो, उनको चेक करो और उन सब डॉक्यूमेंट्स को पूरा करवाओ। फिर लास्ट में आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, चाहे पहले से अपॉइंटमेंट लेके रख लो, एक डेट की मिल जाएगी आपको, 15-20 दिन पहले से ही मिल जाती है एक डेट की, वो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको अपना गाड़ी चलानी है, डॉक्यूमेंट्स इतने आपके पूरे हो जाएंगे हफ्ते भर में, तो आपके पास पूरा टाइम होगा गाइस काम करने का भी और पेपर पूरे करने का भी, आपको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि अब लास्ट के 2-4 दिन ही बचे हैं, इसमें मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, इसमें मेरा बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। अब मैं सुबह से यहाँ पे आया हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं अथॉरिटी वगैरह जाऊँगा, डेंटर के पास जाऊँगा, तो मेरा कुछ भी काम नहीं होगा पूरा दिन। अगर मैं थक जाऊँगा तो मैं नाइट में भी गाड़ी नहीं चला सकता, अगर मैं नाइट में गाड़ी चलाऊँगा तो मैं दिन में नहीं जा सकता इधर उधर फिर। तो समझ रहे हो आप, ये बात है सारी। तो बाकी भाई देखते हैं क्या होता है और फिर मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से करना है ये सब चीज़ें, वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ मैं आपसे कि ये सब चीज़ें हम किस तरीके से शेयर करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।